तो आशुतोष, चूँकि आपने जो सहयोगों की बात की, चिराग पासवान की बात की और जनता दल यूनाइटेड की बात की, तो इन दोनों ने समर्थन किया बिल का। चिराग पासवान सदन के बाहर तो ये कहते हैं कि ये फालतू की बात है कि आप सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं या आप मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। या नीतीश कुमार भी अपने आप को सेकुलर बना के रखना चाहते हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे ना रहे। लेकिन अब ये जो वक़्फ़ कानून में इन्होंने जो पोज़ीशन ली है, पहले ये लगा था कि वो शायद वो अब्स्टेन कर देंगे। प्रशांत किशोर ने जैसे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने पिछली बार बताया नहीं और बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि पार्टी ने ऐसा स्टैंड ले लिया। तो अब जब बिहार का चुनाव 6 महीने दूर है, ये जो स्टैंड है जनता दल यूनाइटेड का ख़ास तौर पे, वो कैसे चुनाव को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि अभी भी मुसलमानों का एक तबका नीतीश कुमार को मतदान करता आया है। देखिए मिलिंद, ये अपने आप में एक मिथ है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका आज की तारीख में नीतीश कुमार को वोट करता है। ये 2005 में जब नीतीश कुमार बड़े तपी तपाए नेता थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब जरूर मुसलमानों ने वोट किया। 2010 में भी मुसलमानों ने वोट किया। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब नीतीश कुमार ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ नहीं लड़ा, तब मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन जब से उनकी और बीजेपी की करीबी बहुत ज्यादा हो गई है, खासतौर नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, तब से मुस्लिम तबका उनसे बड़े पैमाने पर छिटका है। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर की एक सोच ये भी है कि हम मुसलमानों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे साथ आने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर हम क्यों उनके साथ उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। एक सोच जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पूरी सोच जनता दल की नहीं, बट एक हिस्से की जबरदस्त सोच ये पहलू ये है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में नीतीश कुमार बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो डिमांड ललन सिंह को उठानी चाहिए, जो जो डिमांड संजय झा को उठानी चाहिए, जो जो डिमांड उनके अशोक चौधरी को उठानी चाहिए, वो डिमांड उनके बेटे निशांत को सामने लाके उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाना चाहिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। यह मजबूरी क्यों है? यह मजबूरी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अब वाकई में बहुत कमजोर हो गए और उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी पार्टी के ऊपर एक ऐसे तबके का एक तरीके से कब्जा होता जा रहा है जो बीजेपी के समर्थन में है या बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। आपने ललन सिंह का भाषण संसद के अंदर देखा होगा। मैं तो हैरान रह गया। पूरे भाषण के दौरान वो नीतीश कुमार का कम और नरेंद्र मोदी का गुणगान ज्यादा कर रहे हैं। टीवी चैनल्स में अगर आप देखेंगे, कल मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां 4 मिनट तक समाजवादी नीतीश कुमार के प्रवक्ता ने भाषण दिया और उसमें से 10 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया और 1 बार नीतीश कुमार का नाम लिया। मैंने उनको बताया कि आपने 1 बार नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बहुत कमजोर होने की दिशा में एक उसका प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के ऊपर उनकी जो निर्भरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए या इतनी कम हो जाए कि उन्हें इनकी जरूरत ना पड़े। क्योंकि हर पार्टी अपने बल पे सरकार बनाना चाहती है। अगर जी। भारतीय जनता पार्टी अगर उड़ीसा में अपने बल पे सरकार बना सकती है, नवीन पटनायक जैसे कद्दावर नेता को हरा सकती है, दिल्ली में अगर वो अरविंद केजरीवाल को हरा सकते हैं जो 67 और 62 सीट लेकर आए थे, तो बिहार के अंदर ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? उसमें एक ही बाधा थी, वह है नीतीश कुमार और चिराग पासवान। और ये मिथ जो है कि दलित वोटर जो है वो चिराग पासवान के साथ चला जाता है और अति पिछड़े जो नीतीश कुमार से चले जाते हैं और कुछ मुस्लिम वोटर के साथ चले जाते हैं, तो वो इस मिथ को भी वो तोड़ना चाहते हैं और इससे लगातार नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। चिराग पासवान के तरफ रामविलास पासवान की तो लेगेसी ही बीजेपी ने तोड़ दी। पहले उनके चाचा और भतीजे के बीच में झगड़ा करा दिया। चाचा पहले भतीजा आउट हो गए, फिर चाचा को रखा, फिर चाचा का आउट करके भतीजे को अपने साथ रख रहा है। तो ये बीजेपी की बड़ी सोची समझी रणनीति। अब इनके गठबंधन के साथ ही इसको समझे ना समझे, ये अलग तरीके का प्रश्न है।